विपक्षी एकता के 2 दिवसीय सम्मेलन का मंच बेंगलुरु में सज चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 26 राजनीतिक पार्टियां शिरकत करेंगी। विपक्ष की बैठक में इस बार सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। उन्होंने 12 जुलाई को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के नेताओं को 17 जुलाई की शाम डिनर के लिए खुद पर्सनली इनवाइट किया था। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी एकता की मीटिंग के लिए अलग से न्योता भेजा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में 17 दल शामिल हुए थे। सूत्रों की माने तो बेंगलुरु की मीटिंग में इस बार करीब 26 दल शामिल होंगे। विपक्षी एकता की हो रही दूसरी बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में अलायंस के नाम के साथ साथ कन्वीनर के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। वहीं 2024 में एनडीए से किस तरह निपटा जाए, इसको लेकर भी रणनीति पर मुहर लग सकती है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, बेंगलुरु, न्यूज़ 24। जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को कैसे हराया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे शिकस्त दिया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेंगलुरु पहुंच रही है और उनके साथ में अभिषेक बनर्जी भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से रणनीति तैयार करती है कि बीजेपी को लेकर आगे किस तरह से किया जाए और 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से किस तरह से 42 सीट टीएमसी के खाते में आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी के वहां नेतृत्व में डिनर पार्टी में पहुंच रही है और वहां पे जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर रणनीति तैयार किया जा रहा है और सभी 24 विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए और सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, इसको लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे में है, सभी जगहों पे जा रही है और पश्चिम बंगाल की 42 से 42 सीटों में टीएमसी इस बार लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगी और इसको लेकर विपक्ष एक मंच पे आ रहा है और ये मंच कितना कारगर साबित होगा और प्रधानमंत्री को कितना शिकस्त दे पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही है और 17-18 तारीख को बेंगलुरु में होने वाली बैठक, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सुले मंगलवार को शामिल होंगे। इससे पहले जब ये खबर आई कि शरद पवार विपक्षी पार्टियों की बैठक में आज शामिल नहीं होंगे, तब राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म हो गई कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि कल ही शरद पवार से अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित कई एनसीपी के वरिष्ठ नेता मिले थे और उन्होंने शरद पवार से अपील की थी कि पूरी पार्टी को सरकार में शामिल होना चाहिए। इससे पहले शरद पवार ने ये कहा कि एनसीपी के विचार बीजेपी के विचारों से मेल नहीं खाते, बीजेपी विभाजनकारी राजनीति करती है, इसलिए एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इस समय शरद पवार के सामने 2 चैलेंज है। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करना है तो दूसरी तरफ अपने ही पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। कल देश की राजनीति के लिए बेहद खास दिन है। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 24 विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 18 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। कल होने वाली विपक्षी एकता की बैठक के लिए महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार, राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ मंत्री संजय झा बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में अभी तक चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को ही बैठक के लिए न्योता मिला है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी अभी भी न्योता का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मिशन 2024 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, जिसमें हर गठबंधन खुद को मजबूत और दूसरे को कमजोर बता रहा है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। विपक्ष की दूसरी बैठक के लिए फिलहाल अरविंद केजरीवाल राजी हो गए हैं। इस बात को लेकर कि आखिरकार कांग्रेस ने जो है वो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला कर दिया है। ऐसे में इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर किस तरीके से राज्यसभा में
सरकार के इस अध्यादेश को रोकना है। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा कि आखिर तमाम राजनीतिक दल किस तरीके से दिल्ली वालों का साथ देने की कोशिश करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने पीएससी की बैठक बुलाई थी और पीएससी की बैठक में तमाम पीएससी के अधिकारी, पीएससी के नेता मौजूद थे और उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि पहली बात तो ये कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता को हमें दिखाना होगा और दूसरी बात, अगर सहमति बन जाती है जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। सीधे तौर पर विपक्ष की एकता को मजबूत करने की आम आदमी पार्टी की कोशिश जरूर है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी, ये ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस हामी भरे और उसके हामी भरते ही तमाम नेताओं ने तय कर लिया कि अब विपक्ष के साथ एकजुट होना है और आगे की रणनीति पर चर्चा करनी है। कैमरा पर्सन कालीकांत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। विपक्ष के महाजुटान के जवाब में बीजेपी ने कल यानी कि 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई है। पुराने सहयोगियों से बातचीत की गई है, उन्हें समझाया बुझाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह आंकड़ा बताया है कि लगभग 30 राजनीतिक दल उसके साथ हैं और विपक्ष का आंकड़ा, विपक्ष के साथ जो सहयोगी दल हैं वो उससे कम है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेंगे। खासकर मुख्य तौर पर इसमें एजेंडा लोकसभा चुनाव का है और इंडिया एट 2047 यानी 2047 तक भारत के विकास का रोड मैप क्या हो, इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि बीजेपी भले ही 30 पार्टियों के सहयोग का दावा कर रही है, लेकिन उसकी 3 मुख्य पार्टियां, पुरानी सहयोगी पार्टियां वो चली गई हैं, वो लौट कर नहीं आ रही हैं। पंजाब की अकाली दल, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार में जेडीयू, जो कि विपक्ष की धुरी बनी हुई है, वो इनके साथ नहीं है। और कल का जो बैठक होगी उसके पीछे की मंशा एक तरह से साफ है कि विपक्ष का जो महाजुटान है उसके रंग को दिल्ली में बैठक करके फीका करना है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल। अब अब्बास अंसारी को लेकर के सरकार का क्या होगा नजरिया। सवाल यह है कि सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले विधायक भी एनडीए का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, जिन्हें सपा का माना जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली सुभाषपा के सिंबल पर सपा के 3 नेताओं को चुनाव लड़ाया गया था। जगदीश नारायण राय जफराबाद, महादेवा से दूधराम और मऊ सदर से अब्बास अंसारी को। इनको सपा खेमे का ही माना जाता है। ईडी ने नवंबर 2022 अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं सपा के हैं, मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चाल चली थी। सपा ने डमी प्रत्याशियों को टिकट दिलवाकर हमें खत्म करने का प्रयास किया था। सपा के से समझौते में 12 सीटें दी गई थी। हालांकि अब्बास अंसारी अभी जेल में बंद हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने आज अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। मऊ से सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज पूरे दलबल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग के वक्त यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने दावा किया कि इस बार फिर बीजेपी लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। केशव मौर्य ने कहा कि वो समझ गए थे कि अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या रणनीति बन रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से पहले दारा सिंह चौहान ने दिल्ली में बीजेपी नेता अमित शाह से भी मुलाकात की थी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे के खिलाफ ईडी की छापेमारी हो रही है। इस छापेमारी के विरोध में कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा कि छापेमारी ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्षी दल के नेता बेंगलुरु में एक बैठक कर रहे हैं। बेंगलुरु में सोमवार को विपक्ष की दूसरी बैठक शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी की निंदा की। एक लंबे ट्विटर पोस्ट में खड़गे ने कहा कि हम अपनी महत्वपूर्ण विपक्षी बैठक से ठीक पहले तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री डॉक्टर के पोनमुडी के खिलाफ ईडी की छापेमारी की निंदा करते हैं। यह विपक्ष को डराने और विभाजित करने के लिए मोदी सरकार की स्क्रिप्ट बनाई गई है। सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ एकजुट हैं और लोकतंत्र को कुचलने की कायरतापूर्ण रणनीति से नहीं डरेंगी। खड़गे की यह टिप्पणी ईडी द्वारा सोमवार सुबह पोनमुडी से जुड़े 9 स्थानों पर छापेमारी के कुछ घंटों बाद आई है। डीएमके के सूत्रों ने बताया कि मंत्री के बेटे डॉक्टर गौतम शिखामणि के आवास पर भी तलाशी चल रही है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
राजस्थान विधानसभा में सोमवार की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने सदन से बाइकआउट किया और सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई हंगामापूर्ण रही। जब राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं पर बढ़ रहे लगातार अत्याचार के मुद्दे पर राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता ने सरकार के मंत्री से जवाब मांगा और सरकार के मंत्री ने जब जवाब ही नहीं दिया तो एक बार फिर से बीजेपी के विधायकों ने बाइकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान एक रोचक नजारा देखने को मिला। बीजेपी के तमाम विधायक बाइकआउट करके चले गए थे। ऐसे में बीजेपी के विधायकों द्वारा लगाए गए सवालों को आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पूछा गया। उन्होंने साफ कर दिया कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े ये सवाल है। भले ही विधायकों ने बीजेपी के बाइकआउट कर दिया है, लेकिन जनता को इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए और यही कारण था कि संबंधित मंत्री से उन्होंने जवाब तलब किया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। 3 सप्ताह तक चलने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र को आज से मुंबई में शुरुआत हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और उनकी मांग थी कि किसानों को मदद सरकार नहीं दे रही है और 50 खोखे एकदम ओके का पुराना नारा भी वहां पर दिया गया। जिसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने सदन के अंदर पहली मांग उठाई कि पिछली बार बिन मौसम बरसात हुई थी और मूसलाधार बारिश हुई थी, तब सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों को मदद की जाएगी, लेकिन किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। इसलिए सदन के अंदर इसे लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे ठुकरा दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सभा त्याग कर दिया और इसके बाद पूरे दिन भर के लिए महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। पटना के बेउर जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने अपनी जान पर खतरे की आशंका जताई है। इस बात को लेकर कल जेल के अंदर अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने खूब हंगामा मचाया। इस दौरान अनंत सिंह के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें एक कशपाल घायल हो गया। दरअसल अनंत सिंह का आरोप है कि जेल प्रशासन उनके बैरक का गेट खुला छोड़ देता है, जिससे उनकी जान को खतरा है और इसी बात को लेकर समर्थकों ने हंगामा मचाया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पटना के डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जो आरोपी कशपाल है, जिस पे आरोप लगे हैं, उसे निलंबित करने का भी आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह की पत्नी और मोकामा के विधायक ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि क्या इसी दिन के लिए मोकामा की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सीधा सवाल किया है। बहरहाल इस मामले में जेल प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में है और अनंत सिंह सहित उन तमाम विधायकों जो कैदी वहां पे बंद हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे 2 घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा है और मारे गए दोनों घुसपैठियों से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है और इस इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करवाई जा सके, ताकि ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के बाद अमरनाथ यात्रा में और जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो इस कोशिश में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। दुश्मन यानी पाकिस्तान को उसके किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, पुंछ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर जासूस होने के आरोप लगातार बने हुए हैं। फिलहाल सीमा ग्रेटर नोएडा में सचिन मीना के साथ रह रही है, लेकिन सेंट्रल एजेंसियां इसका इतिहास खंगालने में अभी भी जुटी हुई हैं। भारत में सीमा हैदर पर बचे बवाल के बाद पाकिस्तान की सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सूत्रों की माने तो देश की अथॉरिटीज ने सीमा के बारे में एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है। अवैध तरीके से 50 दिन से भारत में रह रही सीमा हैदर को 4 जुलाई को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब पुलिस को सीमा के बारे में सूचना मिली थी। एक पाकिस्तानी महिला बिना वीजे के अपने 4 बच्चों के साथ भारत में प्रवेश कर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही थी। सीमा की प्रेम कहानी, सीमा की जुबानी उतनी जम नहीं रही है। यही वजह है कि ATS से लेकर के तमाम सेंट्रल एजेंसियां सीमा के भारत आने पर सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं।
नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24। G20 सम्मेलन के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक मैनेजर की आज से गांधीनगर में 2 दिवसीय बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। FMCBG की तीसरी बैठक से पहले गांधीनगर में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित फैशन शो के सभी आकर्षण का केंद्र रहा। पंचतत्व की गूंज के साथ गांधीनगर निफ्ट द्वारा प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ के दृष्टिकोण को इस फैशन शो में पिरोया गया। इस मेगा शो के दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मशहूर डिजाइनर रितु बेरी, अंजू मोदी और पायल जैन के साथ रैंक वॉक भी किया। ये बैठक भारत की अध्यक्षता वाले G20 में आयोजित की जा रही है। बैठक में 19 देश और यूरोपीय संघ के 66 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय बैठक की आज पहला दिन है, कल इस बैठक का आखिरी दिन होगा। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। सोमवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत बनकर जरूर आई है। यमुना का जल स्तर थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी, उससे थोड़ी निजात मिलती नजर आ रही है। इस वक्त हम राजघाट पे हैं और राजघाट पे भी 4 से 5 फुट पानी जो है वो भरा हुआ था। आलम ये था कि सड़कों के साथ साथ गांधी समाधि, शांति वन, किसान घाट, गांधी स्मृति स्थल, गांधी दर्शन म्यूजियम सभी में 5-5, 6-6 फुट पानी भर चुका था। लेकिन अब आप देखिए क्या दिल्ली की अब हालात है, किस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रशासन और सरकार अब जहां पानी भरा हुआ था वहां से पानी को निकाल रही है। ये देखिए बड़े बड़े बूस्टर पंप और मोटर की मदद से बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं और ये अंदर जो पानी राजघाट के अंदर भरा हुआ है, बूस्टर मशीन की या कहे कि जो बड़े बड़े मोटर पंप लगाए गए हैं वो वहां से पानी को खींच रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में जो सड़कें पानी से लबालब थी, अब जैसे जैसे सड़कें खाली होती जा रही हैं, धीरे धीरे उन्हें तुरंत ही खोलने का काम भी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लाल किले के ठीक पीछे जो यमुना बाजार की तरफ रोड जाता है, वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि कल तक यहाँ पर ज़बरदस्त पानी था, अब पानी का लेवल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पानी साफ़ हो चुका है। तो अब लिहाजा सड़कों को साफ करके जल्द से जल्द इस रोड को शुरू करने की कवायद की जा रही है। तमाम जो स्टाफ है वो जुटा हुआ है, तमाम जो एमसीडी की टीम है, पीडब्ल्यूडी की टीम है, तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला जा सके, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक पिछले कई दिनों से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कि ठीक लाल किले के पीछे की दीवार है, जहाँ तक यमुना का जो स्तर है वो पहुँच गया था, पानी लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में भरा हुआ था, जिसके चलते पूरी रिंग रोड बंद थी। लेकिन अब ये तस्वीर थोड़ा सा सुकून देती है कि अब हो सकता है कि अगले 1 से 2 घंटे में इन रास्तों को खोल दिया जाए। साहिल के साथ पेमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में तमाम नदियां नाले उफान पर हैं और वहीं चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसने चिनाब दरिया के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता को एक बार फिर बढ़ा दिया है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि दरिया चिनाब के किनारे ना जाएं, क्योंकि इसका जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं चिनाब दरिया के किनारे बांधे गए बांध भी कुछ जगहों पर टूट गए हैं। बांध टूटने से इसका चिनाब दरिया का पानी लोगों के घरों में जा घुसा है। प्रशासन की ओर से जो लोग चिनाब दरिया के नजदीक रहते हैं उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखा गया है, यानी जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहां पर तमाम पीड़ित परिवारों को रखा गया है। आपको बता दें कि लगातार बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। लगातार सरकार लोगों से यही अपील कर रही है कि बाढ़ बारिश के चलते आप दरिया चिनाब के किनारे ना जाएं। जो रिलीफ कैंप आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आप लोग वहां चले जाइए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बीच 2 ऐसी घटनाएं हुई जो ये बताती हैं कि सावधानी बरतना कितना जरूरी है। सबसे पहली घटना भोपाल से सटे दार्शनिक स्थल महादेव पानी झरना के स्पॉट की है, जहां पर रविवार को बड़ी संख्या में मौज मस्ती के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अचानक पानी का बहाव तेज हुआ, जिसके चलते वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंस गए। कुछ लोग बाहर निकल के आ गए, लेकिन देर रात होते होते तक भी
3 लोगों का पता नहीं चल पाया, जिनमें से 2 जो हैं युवक उनको तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक जो युवक है 15 साल का, उसकी मौत हो गई। उसका शव बरामद आज सुबह तड़के हुआ है। तो दूसरी घटना मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर थाना प्रभारी से जुड़ी हुई है, जो कि नदी में शव पर निकालने के लिए खुद कूद गए थे और जब वो कूदे तो वो खुद ही नदी के भंवर में फंस गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मृतक है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि की ऐलान किया। लेकिन इसी बारिश के बीच लोगों को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। सुरक्षा के लिहाज से अभेद माने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गया। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में आज सुबह तकरीबन 7:58 पर यात्रियों ने C14 बोगी के नीचे वाले हिस्से यानी बैटरी पैनल में आग लगते हुए और बड़ा धुएं का फवार देखा, जिसके बाद आनन फानन में वंदे भारत एक्सप्रेस को रोक दिया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई और आग पर काबू पाने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक C14 बोगी के नीचे वाले बैटरी के पैनल में आग लगने की सूचना यात्रियों की मिली। उसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। ड्रग्स और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों रुपए के ड्रग्स को नष्ट किया और साथ ही साथ ये निर्देश दिए तमाम एनसीबी अधिकारियों को कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि पूरे देश को नशा मुक्त किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के NFTF के समन्वय से एनसीबी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई। केंद्र सरकार नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि नशे के खिलाफ अभियान बिना राज्य सरकारों की मदद के किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सकेगा। इसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लगातार जो है वो महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर के दाम ने तो आम आदमी का बजट बिगाड़ा ही है, लेकिन जो जायका बढ़ाने वाली दूसरी सामग्रियां हैं वो भी पीछे नहीं है। मसलन के तौर पर अदरक हो या लहसुन हो, इनके भी दाम आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त दादर के सब्जी मंडी में हैं, जो कि मुंबई के एक होलसेल सब्जी मंडी में की कैटेगरी में आता है। लोग यहाँ पे दूर दराज से शॉपिंग करने यानी सब्जी खरीदने इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर रेट थोड़े से मुंबई के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़े से सस्ते होते हैं। दुकानदार से बात करते हैं। सर, लहसुन के दाम कितने आज? 120 से लेके 200 तक है। 120 रुपये प्रति किलो से लेके 200 रुपये प्रति किलो। यहाँ पर सब जगह भाव निकालते हैं। कोई 200 बोलता है, कोई 240 बोलता है, ऐसा भाव सब जगह होता रहता है। की बात करें चाहे वो हरी सब्जी हो, 100 रुपया प्रति किलो के नीचे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ जो चीज़ें जायका बढ़ाती है, स्वाद बढ़ाती है, उन्होंने स्वाद बिगाड़ा हुआ है क्योंकि इनकी भी कीमतें आसमान छू रही है। चाहे टमाटर की बात करें, लहसुन की बात करें, अदरक की बात करें या फिर हरी मिर्च की। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बारिश और बाढ़ के बिगड़ते हालात की वजह से टमाटर की कीमतें उछाल पर हैं और पूरे देश में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। आलम यह है कि इस वक्त 150 से 200 रुपए किलो के बीच में टमाटर बिक रहा है। और अब देखिए कि किस तरीके से पूरे देश में केंद्र सरकार कम दरों पर टमाटर जो है वो इन मोबाइल वैन्स के जरिए बेच रही है। बात की जाए नेफेड की या NCCF की, दोनों ही जो संस्थाएं हैं वो टमाटर अब यहाँ पर सस्ती दरों में बेच रही है। और इसी वजह से आप देखिए ये एक बड़ी लाइन जो है वो टमाटर खरीदने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और लगभग 2 किलो टमाटर हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। आने वाले वक्त में आपको अपने घर के पास से टमाटर किफायती दरों में बहुत जल्द मिल जाए। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। राज्यसभा के चुनाव में गुजरात से
बीजेपी के तीनों उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। फॉर्म वापस लेने के आखिरी दिन आज निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म वापस लिए जाने के बाद में गुजरात से राज्यसभा के बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के बाबू देसाई, केसरी देव सिंह झाला और एस जयशंकर निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को ये सभी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले सकते हैं। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से एक भी फॉर्म नहीं भरा गया, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध घोषित हो गए। विधानसभा में बीजेपी के संख्या बल को देखते हुए पहले से इन उम्मीदवारों के निर्विरोध विजयी चुना जाना तय माना जा रहा था। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 182 में से 156 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के हाथ महज 17 सीट ही लगी थी। गुजरात में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 8 है, लेकिन माना जा रहा है कि 2026 तक तमाम 11 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद।